सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, 4 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब देखेंगे कि किस तरह से ये जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी क्या रुख इख्तियार करेगी। आया कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपोजिशन साइड पे बैठेंगे, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनेगी या फिर कुछ और शक्ल निकल कर सामने आती है, ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे आम इंतखाबात के हवाले से, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात पर आलमी मुबसरीन के खदशात से मुतालिक बात की और कहा कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात में मुदाखलत वो नहीं कर सकते। इंतखाबात के इनेकाद में सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। 36 घंटों में इलेक्शन नताइज मुरतब हुए हैं। बेकायदगियाँ हुई होंगी लेकिन उसके लिए मुतालिका फोरम मौजूद है। पुरअमन एहतजाज सियासी लोगों का हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई। निगरान वज़ीर आज़म ने यह कहा। तो अपने तज्ज़ियाकारों से, अपने पैनलिस्ट से ये जानते हैं कि वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस मीडिया ब्रीफिंग को या जो इंतखाबात में बेकायदगियों के हवाले से जो बात हो रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमें कोयटा स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एहतशामुल हक साहब की जानिब बढ़ूंगी, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। एहतशाम साहब, जो ओवरऑल एक बात हो रही थी बेकायदगियों के हवाले से भी और इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से भी या इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, उस पर आज न्यूज़ ब्रीफिंग हुई, आपका इस पर कमेंट। देखिए, दो बातें जिनका भी आप जिक्र कर रही हैं आमना, काकड़ साहब ने तो कहा है ना कि जी 36 घंटे लगे थे और फिर उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें 66 घंटे लगे थे नताइज आने तक। चलें, वो तो शायद इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था 2018 वाला भी, लेकिन सवाल इस वक्त यही है कि जो वन लाइनर, तो आपको याद होगा 2020 का जो ट्रम्प का इलेक्शन था वो उन्होंने भी यही कहा था कि रात को मैं जीत रहा था तो मैं सुबह उठाऊँ तो मैं हार गया। तो जब देखें, ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी इस तरह की बातें होती हैं। स्वीडन में इलेक्शन जो हुआ था लास्ट, आप देख लें कई दिन लग गए थे और टोटल 66 लाख की उनकी आबादी है। चलें, आर्गूमेंट नहीं है, सवाल तो यह है कि जो अभी आप बात कर रही हैं कि बेकायदगियों वाला मामला कितना है कितना नहीं है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अब चलें, असल बात तो है कि 2008 से लेकर 2024 तक आमना 4 इलेक्शन जो है ना हुए हैं और जिस अंदाज से स्मूथली ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, ये तो सियासी अमल ये काबिल सताइश है। अगरचे हमने देखा कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका तो ज़ाहिर है उससे अदम इस्तेकाम होता रहा। अब सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट। ये तो हो गया, एहतजाज होता रहेगा, इसी तरह से फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन बनती रहेगी, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर अपने अपनी लोग राय का इज़हार करते रहेंगे इलेक्शन के बारे में। अब इस वक्त सवाल ये कि क्या हो रहा है। अब शहर इक़्तिदार में आमना सूरत हाल ये है कि मैंने दोपहर में ही बताया था 2:30 बजे के, बल्कि ख़बर ब्रेक की थी कि एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है और ये परसों रात को 2-2:30 बजे के करीब सारी चीज़ें तय हुई थी। अब नवाज शरीफ साहब जो है ना, जिस तरह पहले भी कहते रहे थे कि वो बैक सीट में, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम मुझे सिंपल मेजॉरिटी 134 लोग मिले, जो नहीं मिले अभी तक, तो वही तय हुआ कि जी शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे और इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, बल्कि 7 पार्टियाँ मिल के जो है ना वो एक मखलूत हुकूमत बनाएंगी। अब पीपल्स पार्टी बड़ा शेयर लेने की कोशिश कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा बहुत सारे वजारतें वो लेना चाह रहे हैं। इसी तरह JUI है, ANP है, बाकी जमातें MQM है, वो अपना अपना शेयर मांग रही हैं। अब अगला सवाल सबसे अहम है कि कितना वर्केबल ये होगा। ये चीज़ें तो हो गई हैं, कितनी देर तक चलेगा मामला। दूसरा जो बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा था ना आमना इनको कि जो इस वक्त 100 के करीब आज़ाद अरकान जीत के आए, वो वहाँ पे एक जिसको कहते हैं अंदर बड़ी परेशानी तजब्ज़ब का शिकार है। और ख़बर बड़ी इसमें यह है कि गौर खान साहब और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जितने इलेक्शन से चंद दिन पहले की बात है, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी आप 2 काम करके दें। एक तो हलफनामे लिख के साइन करके दें, हलफनामा दें कि आप पार्टी लाइन तब्दील नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि अपने इस्तीफ़े हमें दे दें, इसलिए कि कल आप लाइन चेंज करेंगे तो हम ये इलेक्शन कमीशन को भेज के आपको डी-सीट करवा देंगे। अब ख़बर इसमें यह है कि मेजॉरिटी ने कह दिया कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हम अपना कोई ना इस्तीफ़ा देंगे, आप पे हवाले करेंगे और ना ही हम हल्फ लेंगे। और दूसरा ये है कि सारे के सारे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं 5 साल मुद्दत पूरी हो। और एक बात आमना बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है, मेजॉरिटी जो वो कह रहे हैं कि जी हमने दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ना।
अब ये जो है ना PTI के लोग बड़े परेशान है, ख़ास तौर पे वसीम कादर के बाद जिस तरह लाइन लग गई है, 8 बंदे तो चले गए हैं, कहा जा रहा है कि जी अल्टीमेटली 20-25 लोग रह जाएंगे। अब बातें तो ये हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि PTI वालों को लग रहा है कि मामला ख़राब है, इसलिए गौर साहब ने कहा है कि अगर हम हुकूमत ना बनाए तो हम एक जबरदस्त किस्म की जो है ना हम ओपोजिशन करेंगे। हुकूमत साजी के मामला है इंतशाम साहब, ये हमारा अगला सेगमेंट भी इसी से रिलेटेड है, उसमें हम इस पे चलकर बात ज़रूर करेंगे। मैं डॉक्टर दानिश का टेक लेना चाहूँगी, ख़ास तौर पे आज की जो, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है और उसमें जो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेगमेंट में, वो निगरान वज़ीर आज़म के जो जवाब थे बेसिकली उन कंसर्न्स को, वो किस तरह से उसको देख रहे हैं डॉक्टर दानिश साहब? बहुत शुक्रिया आपका आमना। देखिए ये इलेक्शंस 12 इलेक्शंस में 1977 का इलेक्शन वर्स्ट इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन भी वर्स्ट इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन बदतरीन पाकिस्तान का इलेक्शन है, बदतरीन इलेक्शन। और वो बदतरीन इलेक्शंस पे जाहिर है पूरी दुनिया मॉनिटर करती है, आप तो बुलाते हैं एज ए ऑब्जर्वर बुलाते हैं, और ये कोई इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस नहीं है। ये मुख्तलिफ, आप भी पहले भी ऐसा होता रहा है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को आप बुलाते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जगहों से, और वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आते हैं और अपना वॉच करते हैं और देते हैं। अब पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी इदारों ने आपके जो आपके सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान का फाफिन है और भी दूसरे इदारे हैं, यानी थ्रू आउट, आउटसाइड एंड इनसाइड, इस बदतरीन 2024 के इलेक्शंस पर उन्होंने आपके एतमाद का इज़हार नहीं किया। अब ज़ाहिर है इसका रिएक्शन जो है वो पहले वज़ारत ख़ारजा की तरफ से आया, जो आता है, जो हमेशा होता है, और वज़ीर आज़म ने जो है वो इसके ऊपर अपना रिवाक्स दिया है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो सही है, या जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर कह रहे हैं वो सही है, या पाकिस्तान की दीगर बड़ी सियासी जमातें जो सारी की सारी इस वक्त, अब देखें ना, जहांगीर तरीन रिज़ाइन देने जा रहे हैं, परवेज़ खटक रिज़ाइन देने जा रहे हैं, पीर पगारा साहब बहुत सख्त रिएक्शन दिखा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, एक लंबी लाइन है, PTI नहीं है सिर्फ इसमें, एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है। और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि कोई आपके फाइनल हो गया है। देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वज़ीर आज़म बन के आए थे और पहले ही ये बात डिस्कस हो रही थी कि ये एक लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा दे दी जाए, उनको बना दिया जाए। और उन्होंने ऐलान भी किया, उनके लोगों ने भी ऐलान किया और फिर अखबार में बहुत बड़ा इश्तहार छापा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए। अब उनको माजरत के साथ पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस तरह निकले हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आपका इख्तिलाफ इमरान खान से हो सकता है, PTI के बहुत सारे अमल से हो सकता है, लेकिन इस बात को ना कहना मैंने ख्याल बड़ी तकलीफ दे बात होगी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको अपने इलाके में लोग नहीं जानता, जिनको, और मैं नहीं कह रहा, PMLN के बहुत अहम तरीन लोगों ने कहा कि यार वो मेरे हलकों में तो वो आए भी नहीं थे और उनको कोई जानता भी नहीं था। एक आध दफ़ा उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन 1,30,000 लोगों ने उनको वोट दिया और उनका कोई तंजीमी तरीक़ेकार नहीं था। और वही बात हमने कही थी कि अगर PTI अपने वोटर को बैलेट तक पहुंचा गई, यानी अवाम खुद निकल तक आ गई, ये हमने देखा, तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई अभी तक फाइनल कोई डिसीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े क्योस के हालात हैं, हर आदमी कोशिश कर रहा है। अब पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत बड़ा, जो मेरी एक अंदर की न्यूज़ है कि पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और उसने वाज़े तौर पर कह दिया है अब जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है, ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान की हुकूमत, एजेंसी, पाकिस्तान की हुकूमत, इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और इदारे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन इतनी सीट उनको नहीं मिली। अवाम ने जो कोशिश की कि वज़ीर आज़म PTI का है, वो नज़र आया और सबको नज़र आ रहा है। अब उसको कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल दुनिया भर चीख रही है कि मीडिया चीख रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान में सियासी जमातें चीख रही हैं कि इससे बड़ी हमने दाद नहीं देगी।
पीपल्स पार्टी के पास बार्गेनिंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वजारत उज़्मा हमें दो। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि ये मेरी ख्वाहिश है आखिरी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इस इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो को वो कर सकते हैं, उसके बाद उनकी सेहत शायद मौका ना दे, और वो इस पोजीशन पे भी हैं कि बार्गेनिंग कर सके। मियां नवाज शरीफ साहब के पास इतना नहीं है, वो बैकआउट हो रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई है कि वजारत उज़्मा, आप तो चीफ मिनिस्टर पंजाब लेना चाहते हैं या वजारत उज़्मा, तो PMLN कभी नहीं चाहेगी कि वो पंजाब की वजारत छोड़े, वो यहाँ बार्गेनिंग करने के लिए तैयार होगी। लेकिन अभी भी PTI जो है वो गई हुई है ट्रिब्यूनल्स में, कोर्टों में। 45 के हिसाब से मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनके लोग नहीं, पाकिस्तान के अहम तरीन तज्जिया निगार और सहाफ़ी कह रहे हैं कि जो 45 है उसके तहत उनका जो है वो उनकी सादा अक्सरियत के करीब है वो लोग। देखते हैं आगे क्या होता है। वो नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि आज जैसे नईमुर रहमान साहब अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से मैंडेट उनको मिला है। सो लगारी साहब, अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, बार्गेनिंग की पोजीशन में इस वक्त स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि गौहर खान साहब जो PTI बैक्ड कैंडिडेट इस वक्त सबसे आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि दोनों के साथ हम नहीं बैठने के लिए रेडी, हम इससे बेहतर है कि हम स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बना लें। तो सर कैसे ऑप्शंस हैं उनके पास? पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए थी उनकी कि वो हुकूमत बनाने की तरफ पेशरफ्त करते, क्योंकि उनकी अक्सरियती पार्टी थी। अगर वो पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं अपनी इजहार करते हैं तो वो अक्सरियती पार्टी हो सकते हैं, इसलिए कि अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं और अगर इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित ये इजाज़त देते हैं कि वो ख़वातीन की और अक़लियतों की नशस्तें भी उनको मिल जाएं, तो फिर उनके नंबर ठीक हो सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर किसी न किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात मान लेनी चाहिए कि वो अपोजिशन में बैठे और अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अगर वो हुकूमत बनाने का अगर PTI से बात करें या बात करें PMLN से, तो सिर्फ ये करें कि आपकी हुकूमत साजी में हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। अगर वो ये इस बात के लिए तैयार हों तो बेशक वहाँ हुकूमत बनाएं और उनके साथ बैठें और उनके साथ कानून साजी में भी उनकी मदद करें, लेकिन ऐसी कानून साजी जो आइन और कानून के रूह के मुताबिक हो, और उसके बाद जब बजट पेश आए तो बजट को पास कराने में उनकी मदद करें ताकि हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। तो ये तो कर सकते हैं और उनको अपोजिशन में बैठना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है, वो ग्रुप ने अभी अपने बारे में तय नहीं किया है कि वो ग्रुप जो है वो कोई पार्टी बनना चाहता है या कोई पार्टी के तौर पर जाना चाहता है, वरना उनकी सीटें नहीं मिलेंगी ना। मखसूस सीटें हैं ख़वातीन की, मखसूस सीटें हैं अक़लियतों की, वो उनको नहीं मिलेंगे, बड़ा चंक जो है वो रह जाएगा उनका। तो ये तो जहाँ तक मशवरे की बात है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हम मॉनिटर कर रहे थे, हम सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक मैं और आप साथ थे, बिल्कुल आखिर वक्त तक साथ थे। उस वक्त तक हमारे सामने शिकायत नहीं थी और मैं एहतजाज कर रहा था कि नताइज दिए जाएं। नताइज देने में जो ताख़ीर हो रही थी उस पर मैंने वो किया था। उस वक्त तक कोई शिकायत भी नहीं आई थी और उस वक्त किसी ने कहा भी नहीं था इलेक्शन पोलिंग के दौरान कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमारे डाका डाला जा रहा है, चोरी की जा रही है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। और इलेक्शन के बारे में जो उनका एतराज़ हो सकता है, जो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन आए हुए थे, उनका भी हो सकता है कि अपना कोई ना कोई साथ में एजेंडा भी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही लोग, क्योंकि बाकी सारे अहम तरीन लोग हैं, मैं सबसे कम अहम हूँ और मैं जो भी तबसरा और तजिया कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में पोलिंग टोटली फ्री फेयर इम्पार्शल हुई, किसी ने किसी को नहीं रोका। और उसके बाद इलेक्शन के नताइज के बारे में शिकायत हैं, वो ट्रिब्यूनल भी ठीक कर सकते हैं और वो जो है अदालतें भी ठीक कर सकती हैं और उसमें जाना चाहिए उन लोगों को जिनको शिकायत है, वहाँ से उनकी ताकि शिकायत दूर हो। लेकिन PTI के लिए मशवरा ये है कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करें, अपनी सीटें बचाएं। अगर नहीं बचा सकते तो उनकी अपनी मर्जी है, जो चाहें वो करें। बहुत सही, ठीक है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से एक तो वही इलेक्शंस के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस पर जो निगरान वज़ीर आज़म का जो रिएक्शन था उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये जो सवालात उठ रहे हैं आप समझते हैं कि किसी हद तक सही थे? देखिए, अभी मैं गुफ्तगू जिस तरह सुन रहा हूँ और पर अभी जितने तज्जिया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, वो अपने तौर पर जिस तरह बात करते हैं, देखिए
पीटीआई बिल्कुल हुकूमत बनाए जिस तरह उन्होंने ऐलान किया कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं। भाई ज़रूर हुकूमत बनाए, लेकिन रवैया देखें ना। हुकूमत बनाने के लिए इस पार्लियामेंट में आपको बढ़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अभी तक उनके टीवी पर आकर उनके लोग यही कह रहे हैं कि हमने उनसे बात नहीं करनी है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं। मैंने ये सुना कि जब उनके बैरिस्टर गौर से पूछा गया हमारी टीवी पर बोल पर ही कि आप पीपल्स पार्टी एक नरम रवैया रखती है आपके कारकुनों के बारे में, आपके बारे में, आप उनसे बात करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं। अब जब आप इस लेवल पे आ गए हैं और आपने एक रट लगाई हुई है कि 170 हमारे हैं, हमारे पास तो बस ऐसा लगता है जैसे उनको या किसी ने अश्योर किया या उनको पता चला है कि वो सामने चीज़ें पड़ी हुई जाके सिर्फ आपने उठानी है। 170 अभी आप लोगों को चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या फैसले करते हैं। हमने खुद पिछले 2018 के इलेक्शन में देखा, कोर्ट में लोग गए, प्रूफ के साथ गए, ये धांधली हुई है। 5 साल तक भी उनका केस चलता रहा, कोई फैसला ही नहीं हुआ। अच्छा, ये एक रवैया। दूसरा देखें, पीपल्स पार्टी रूल ऑफ द गेम क्या होता है डेमोक्रेसी में, जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो जाता है हुकूमत बनाने के लिए और कोलिशन बनाने के लिए जाता है। आज नून लीग बिल्कुल मेजॉरिटी उसमें है, वो बनाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी किस तरह ये कह रही है कि आप हमें वज़ीर आज़म दें, क्योंकि आप बना नहीं सकते हैं। भाई बना नहीं सकते हैं, रूल ऑफ द गेम उसको देख लें। फिर एमक्यूएम ने क्या गुनाह किया हुआ है? 17 उसके भी हैं। वो कहे कि ना आप अकेले बना सकते हैं, ना अकेले आप बना सकते हैं, आप हमें दे दें वजारत उज़्मा। अब उसमें मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन अगर नून ने ये काम किया कि एक कमज़ोर, फिर हम डिपेंडेंट रहेंगे पीपल्स पार्टी के, तो बेहतर है पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा आप दे दें। फिर ये हमेशा ये रहेगा, ये इनकी वो निकल जाएगी कि वो एक होता है ना शौक कि जी वजारत उज़्मा तक पहुँचे। जरदारी साहब का शौक भी निकल जाएगा, उसके बाद वो डिपेंडेंट ही रहेंगे, वो जाती उम्रा के चक्कर ही लगाते रहेंगे, मिन्नतें ही करते रहेंगे। ये फिर होगा और उससे फिर जो है जब ये हंडिया टूटेगी बीच चौराहे में तो एक मसले मसाइल होंगे। मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त ये देखना चाहिए कि मुल्क की हालात क्या हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है। और मैं पीपल्स पार्टी ठीक है सारा कुछ है, लेकिन बहुत सी पार्टियां जो हैं, ये बड़ी पार्टियां, ये सारे सेंट्रल कमेटी में जो कुछ डिस्कस कर ले, लीडरशिप इनको जो कुछ कहती है, और लीडरशिप भी बाइख्तियार नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखती हैं और उनके मुताबिक अमल करती हैं। तो इस वक्त बहुत नाजुक मरहला है। या तो कोई बना नहीं सकेगा, दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दें, दोबारा इलेक्शन में जाएं, दोबारा तौर पर अभी कंफ्यूजन है ना। अभी तो पीटीआई वाला भी एक मामला है, डेफिनेटली वो भी क्लैरिटी आएगी। पीटीआई भी रुजू करेगी अदालत से, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट पीटीआई, तो उसको हम गेम से बाहर नहीं कर सकते, आउट नहीं कर सकते। आगे अगर देखें ना, अगर पीटीआई आती है, नहीं मां एक मिनट सिर्फ मैं ऐड कर दूं, पीटीआई जरूर आएगी, पीटीआई को तोड़ लेंगे, चले मान लिया कोई 20-25 लेंगे तो मसले का हल तो नहीं है ना। तब भी कोलिशन इन्होंने बनाना है। अगर एक मजबूत कोलिशन बना दे, एक वर्केबल फार्मूला बना दें कि ये चीज़ें, ये वजारतें आपके पास, प्रेसिडेंसी आपके पास, ये चीज़ें आपके पास, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को माशी तौर पर बचाना है, वरना ये चीज़ें रहेंगी और उसके बाद और वीक करते रहेंगे। चले, मैं डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, अगर वजारत उज़्मा का कोई भी उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका तो रन ऑफ इलेक्शन में जाने के कितने इम्कानात रोशन हो सकते हैं? और ये भी समझा दिए रन ऑफ इलेक्शन बेसिकली है क्या? ये हमारे देखिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के आर्टिकल जो 91 है उसका 2 ये कहता है कि इलेक्शंस के होने के बाद 21 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, और उसमें जो है वो 21 दिन के अंदर यानी 21 तारीख तक, अगर 8 तारीख को हुआ है तो 26 जो 21 दिन बन रहा है उसमें, लेकिन इससे पहले भी सदर बुला सकती है। अच्छा, आइन के आर्टिकल 226 के तहत
वजारत उज़्मा का जो है वो इंतखाब होता है, और ये होता है ओपन, इसमें खुफिया राय शुमारी नहीं होती है। लेकिन पहले स्पीकर का होता है, फिर डिप्टी स्पीकर का होता है, फिर वज़ीर आज़म के लिए होता है। वज़ीर आज़म का जो चुनाव होता है वो बाइफर्केशन होता है, ओपन होता है। अब यहाँ पर सवाल है 91 का 4 जो कि आर्टिकल है वो प्रोसीजर बताता है कि जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो वजारत उज़्मा के लिए जो वोटिंग होती है उसमें जो इस वक्त आइन, जो इस वक्त टोटल इस वक्त आपकी सीट है वो शायद 336 समथिंग है, तो 366 समथिंग है, यानी 336 है। तो उस हवाले से 336 के हवाले से जो भी कैंडिडेट 169 तक पहुंच जाएगा वो आपके मेजॉरिटी उसने हासिल कर लिया। पहला पोल तो ये होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये मेजॉरिटी कोई नहीं हासिल कर सका, 169 कोई नहीं हासिल कर सका, तो फिर दूसरा पोल होता है, और दूसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि जो मेजॉरिटी हासिल कर ले वो वज़ीर आज़म हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए उसमें जो है वो दोनों के वोट जो हैं बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तीसरा पोल होता है, और तीसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि कोई एक कैंडिडेट उस वक्त तक कि कोई एक कैंडिडेट मेजॉरिटी हासिल कर ले। इसमें एक और बहुत अहम बात होती है, और वो होता है स्पीकर का आपके वोट, जो कि वो आखिरी में देता है जब उससे ये फैसला माना जाता है। तो उससे ये अमूमन चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कोई ना कोई वज़ीर आज़म बनाता। हमारे आइन में 91 जो है उसका आर्टिकल 91 का 4 जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कायदे ऐवान कोई भी कानूनी ऐसे हालात पैदा हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि पार्लियामेंट में जो है वो कायदे ऐवान जो है इंतखाबी नहीं हुआ, तो फिर सदर के पास 58 का 2 है जिसके तहत वो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक नई इलेक्शन की कॉल दे सकता है। ये तो एक प्रोसीजर है। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास एक अभी तक कोई पार्टी नहीं है, हालांकि 3 नोटिफिकेशन के बाद देखिए कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद, कोई समझता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो मैं आपके सुनने वाले को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो जीतने का बाद हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। हम एक ब्रेक लेने के लिए तौर पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम रन ऑफ इलेक्शन से मुतालिक डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब पहले से कंटिन्यू कंप्लीट कर लें, फिर हम अपने अगले पैनलिस्ट की जाने बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने ये पूछा था कि क्या तरीक़ेकार है। मैंने आइन का, अपनी ज़ात का नहीं, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वक्त मेरे पास ये मौजूद भी है। आइन की किताब अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले। प्रोसीजर यही है कि 21 दिन के अंदर इलेक्शन होने के बाद जो है उसके अंदर सदर साहब असम्बली का इजलास बुलाएंगे। 226 के तहत वज़ीर आज़म जो है ओपन बैलेट से होगा, पहले स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर आइन के आर्टिकल 91 का जो 4 है उसके तहत प्रोसीजर होगा। और इस प्रोसीजर के तहत जो मैंने बताया था कि पहले 169 हासिल करने को कहा जाएगा, नहीं कर सके तो फिर मेजॉरिटी के लिए कहा जाएगा, मेजॉरिटी भी नहीं इक्वल हुआ तो फिर उस वक्त तक जो है वो पोल होगा जब तक एक कैंडिडेट या जो सबसे ज़्यादा वोट ना ले ले, और इसके बाद जो है वो जाहिर है कि फिर हुकूमत फॉर्म करने की जो है वो ओथ सेरेमनी होती है। और इस सिलसिले में बज़ाहिर अगर कोई टेक्निकल आइनी कोई ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी बुनियाद पर कायदे ऐवान को किसी भी सूरत में जो है वो नामज़द नहीं किया जा सका, यानी इलेक्टेड नहीं हो सके, और किसी भी सूरत में कोई पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी, और इन बुनियादों पर पार्लियामेंट के अंदर एक हैजानसी आइनी कैफियत पैदा हो गई, तो फिर सदर के पास वो एक ताकत है 58(2) का कि जिसके तहत वो इस असम्बली को बर्खास्त करके एक नए इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। राइट। लगारी साहब, अभी तो हम देख रहे हैं कि किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो आइंदा जो बनने वाली हुकूमत है उसका खाका क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये सब कुछ नहीं देख रहा हूँ। जब भी इजलास होगा, पहले ही इजलास में नए स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, ओके, और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, और आलमोस्ट लीडर ऑफ द हाउस का भी इंतखाब हो जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
और पहली बात यह कि हाई मॉरल ग्राउंड ज़रूर होनी चाहिए सियासत में, मैं इसको वकालत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन कम से कम वो बिल्कुल ना बात करें जिन्होंने 2018 में हाई मॉरल ग्राउंड को सत्यानाश किया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और उसको तहस नहस कर दिया था। वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करेंगे जिन्होंने 2018 में तमाम सियासत की जितने भी हाई मॉरल ग्राउंड थे उनको अपने अपने पैरों तले कुचल के रख दिया था। कौन सा तरीक़ाकार था जो पिछले इलेक्शन में अख्तियार नहीं किया गया, और लाडले को लाने के लिए क्या क्या था जो नहीं किया गया था। अब वही लाडले वाले जो है नई फरमाइशें लेकर आए, जनाब आइए हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि वो इस्तीफा, वो तो अच्छा किया, इस्तीफा दे दिया, अच्छा किया। मैं इससे वो नहीं हूँ कि जो कुछ किया है परवेज़ खटक ने, जितने लंबे चौड़े दावे कर रहे थे, जितने चौड़े लंबे दावे वो कर रहे थे जनाब जहांगीर तरीन साहब, वो तो उन्हें हाई मॉरल ग्राउंड भी नहीं, लो मॉरल ग्राउंड पर जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या होता है हाई मॉरल? खटक साहब ने नहीं दिया, वैसे मैं अभी करेक्ट कर दूं, उन्होंने तरदीद कर दी खबरों की। सिर्फ अभी इस्तीफा जो आया है ये जहांगीर खान तरीन ठीक है, अगर नहीं किया है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लो मॉरल ग्राउंड पर, हाई मॉरल ग्राउंड पर नहीं। हाई मॉरल ग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ होती है और उनके ये नाकाबिल हैं, और वो तो अब तक ये आस लगाए बैठे हैं क्या कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा। परवेज़ खटक किस इंतजार में बैठे हैं? ना वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, ना उनके लिए कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, ना उनके लिए कोई मुआवजे होंगे। हाँ, ये जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारे भाई जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा है, इनको बैठकर अपना एक फैसला कर लेना चाहिए, वरना एक वसीम कादर नहीं, बहुत से वसीम कादर जो है वो टूटने के तैयार बैठे हैं और ये खुद तोड़ रहे थे। या आज़ाद होंगे, कौन नहीं जाकर मंडी में खरीदेगा? हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ रह जाते हैं? सियासत और हाई मॉरल ग्राउंड, और वो भी थर्ड वर्ल्ड की सियासत और हाई मॉरल ग्राउंड, पाकिस्तान की सियासत तो हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ रहे हैं इस मुल्क के अंदर? लेकिन एफिडेविट उनसे लिए जा रहे हैं। एहतशाम साहब, आपका टेक इस पे क्या है? सारी सिचुएशन जो बन रही है अभी तक एक एम्बिग्विटी के समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए हम ना, पहली तो बात है हुकूमत साजी की जो बात की गई है, PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जी पूरा हक है PTI को कि हुकूमत बनाए, नहीं बना सकी तो हम बनाएंगे। यही जरदारी साहब को भी पूरा हक है, 3 दिन में 9 फ्लाइट्स उनकी हुई हैं और जोड़ तोड़ सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल अगला ये है, पहली तो बात है डॉक्टर साहब अभी बात के प्रोसेस बड़ा ठीक बताया उन्होंने, डॉक्टर दानिश ने, लेकिन आखिर में उन्होंने 58(2)B का जिक्र किया। 58(2)B 8वीं तरमीम थी, वो खत्म हो चुकी है। 58 का 2 का है, बी नहीं का है, 58 का 2 का है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, मैंने कहा बी भी नहीं सर, अच्छा मैंने कहा बी का भी जिक्र कर दिया। अच्छा देखिए हम ना वैसे इत्तेशाम साहब 2B जो है, बी हमारे कान में ज्यादा बी का लफ्ज ज्यादा आ रहा है, वो बड़ा तल्ख हकीकत है। जी एग्जैक्टली, बी आया था, मेरा ख्याल गलती से कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। अच्छा असल बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल आमना ये है कि देखें ना, अभी जो बात हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बल्कि स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में। देखिए तो नंबर्स गेम की बात है, सीधी 57 कहाँ हैं और उनके 80 से ज़्यादा हैं PMLN के, और सिंपल मेजॉरिटी उनकी 150 की उनको सूबे में बना लिया उन्होंने, पंजाब में भी, और इस तरह मरकज़ में भी उनका दावा है कि बन गई है, और बाकी जिस तरह ये आपस में मिल के लग रहा है ये हो जाएगा। सिंध की हद तक तो समझ आती है कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी कर सकती है, बगैर किसी को मिलाए हुकूमत कर सकती है, लेकिन सेंटर में उनके लिए मुश्किलात हैं। यहाँ पे एक वर्केबल फार्मूला ही बनेगा, जो मैं आज अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि वो फार्मूला बन चुका है, और उसके मुताबिक ये 7 पार्टियाँ इक़्तिदार में शिरकत करेंगी। PDM+2 उसको नाम दिया गया है, और इसमें इसी तरह ही मामला चलेगा। और अभी ज़ाहिर है बार्गेनिंग पोजीशन तो बहुत हो सकती है, बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब भी वो करते रहेंगे, उनका पूरा हक है, वो करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या पहला तजर्बा जो रहा हमने देखा 16 माह का, वो तो बड़ा ख़राब था, वो अच्छा नहीं था। उसके नतीजे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो PMLN के हारे हैं कि हमारी कारकर्दगी वैसे थे, हम हार गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि जी मैं रोज़ जो कहते हैं कि जी क्या नए शराकत वाले फार्मूले के बाद जो ही हुकूमत बनेगी, मखलूत हुकूमत, वो कितना अर्सा चलेगी? क्या ये बड़े बड़े चैलेंजेस को संभाल सकेगी, नहीं संभाल सकेगी? फिर ये अदम इस्तेकाम की जो बात हो रही है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसको ठीक करेगी, नहीं करेगी? मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन नामना हर जगह पे है, मुख्तदारा पे भी यही है। यही वजह है कि उनको टास्क दिया जा रहा है कि देखें जी इकॉनमी नहीं ठीक हो सकती, जिस तरह आप नारेबाजी करके आके आप हुकूमत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मामलात ख़राब होंगे। यही वजह है कि SIFC को जो ना फ्रंट पे रखा गया है, और आपके चाइना, कतर और उसके बाद सऊदी अरब, UAE, इन्होंने जो मैसेज दिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जी पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल बनी है वो पिछले 3 सालों में बहुत हद तक ख़राब हुई है, उसको ठीक करके ही मामले को आगे चलाया जा सकता है। तो आखिरी बात मैं कर दूँ आपको, देखिए ये चीज़ें जब आप पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर लेते हैं और आपको पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन किधर है, तो अल्टीमेटली फिर आप
कोशिश तो करते हैं कि मैक्सिमम वजारतें ले लें। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं चाहेंगे बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नहीं बन सकते ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलें, और आपका आखिरी टेक आ बात गया मैं इस पे, बिल्कुल एग्री करूंगा, अपने आखिरी बात करूंगा जो लगारी साहब ने किया कि जी इलेक्शन प्रोसेस आप भी रात तक देखते रहे, हम भी देखते रहे, तो अब जाहिर है इस पर तो लोग हर बंदा अपनी मर्जी की बात कह सकता है, लेकिन एज सच किसी ने कुछ जिसको कहते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की धांधली हुई है वो कहीं नजर नहीं आती। जी ठीक है, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन वाला कह दिया, ये अक्सर मुस्तरद कर दिया आपने इलेक्शन कमीशन का भी आज इस हवाले से आगे। जुल्फ़िकार साहब, आप क्या देख रहे हैं आगे क्या खाका बनने जा रहा है? देखिए, मैं लगारी साहब की बात से और एहतिसाम साहब की बात जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उस तरफ असम्बली के दोबारा से, असम्बली तो है नहीं, ये तमाम डी नोटिफिकेशन या दोबारा से कुछ करने और दोबारा रीपोलिंग, दोबारा से इलेक्शन का दोबारा से शायद हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते, ये मुल्क अफोर्ड कर भी नहीं सकता। टाइम के एतबार से, पैसे के एतबार से, इस प्रोसेस में जो डेमोक्रेटिक का प्रोसेस, इसमें डिले के एतबार से, और बिल्कुल इन्होंने एक नक्शा खींच दिया कि अभी आने वाले 1-2 दिन में ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को जो है बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करेंगे। मैं अभी आप कैलकुलेशन अगर देख लें कि इस वक्त नून लीग आज की पोजीशन की है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM सब भी एग्री कर जाए तब भी जो है 150 से वो क्रॉस नहीं करते हैं, बाकी रह जाते हैं आपके जो है वो 19 लोग रह जाते हैं। तो 19 लोग भी जो है फिर वो भी कहते हैं कि आप तो हुकूमत बना नहीं सकते हैं, वज़ीर आज़म हमें बना दें। तो इनको वो जो आज़ाद अरकान जो हैं वो ज़रूर कुछ आएंगे, वैसे आज़ाद भी कुछ है वो भी आएंगे, और वाकई PTI बैक जो आज़ाद हैं वो भी आते हैं, तब ये हुकूमत बनती है। और बेहतर यही है कि इस क्रिटिकल फेज़ को पाकिस्तान के एक बड़ा एक सख्त संगीन फेज़ कहा जा रहा है, अगर इसमें ये सब मिल के करेंगे, ये होना यही है कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जी उनको जो है सदारत जो है वो सदारत का ओहदा जो है या सदर का ओहदा जो है उनके पास चला जाएगा। बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन के ज़रूर आए थे वो, और जो बॉडी लैंग्वेज थी, पहला जलसा किया उन्होंने जब उनको रिसीव किया गया पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान पे, लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। होता है ये, अब वो प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा इम्कान ये है कि प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अगर बनना है तो शहबाज शरीफ ने बनना है, या बहुत कम इम्कान है कि वो एक अगर बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी को कहें कि आप बन जाएं, ताकि एक वीक प्राइम मिनिस्टर हो, ना वो इस तरह एक्ट कर सके, ना डिसीजन ले सके, वो फिर यही होता रहेगा कमज़ोर। लेकिन आगे जो चीज़ें बनने जा रही हैं ये हो जाएगा एक दिन में, स्पीकरशिप भी, चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकरशिप, सूबे के गवर्नर, बहुत से कुछ है एक दूसरे के आपस में बांटने के लिए। लेकिन नेक नियति होनी चाहिए, और एक नेक नियति से अगर ये चलेंगे। और एक और चीज़ भी है कि फिर मैं ये कहूँगा कि इतने भी बाइख्तियार ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल मामलात हल हो जाएंगे और हल की तरफ चले जाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उसका इस पे राय आ चुकी है कि इस बार जो हम हुकूमत किस तरह से बनते हुए सेटअप देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से भी एक राय हमारे सामने आ चुकी है कि क्या क्या ऑप्शंस मज़ीद हो सकती हैं अगर इलेक्शन में सादा अक्सरियत जिस तरह से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को नहीं मिलती, तो इस हवाले से क्या होगा। सिंध असम्बली की जनाब हम जो नशिस्तें देख रहे हैं इस बार, सूबे में मुसलसल 3 बार हुक्मरानी करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जीत ली है, जबकि इस बार MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें देके एक सरप्राइज़ दी है। इस फतह को जहां मुत्तहिदा अपनी तारीखी फतह करार दे रही है, वहीं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी कर रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज़ हैं। हम जायज़ा ये लेंगे कि MQM को इतनी सीटें कैसे मिल गई हैं, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हम कराची हाफिज़ नईमुर रहमान अपनी नशिस्त PS 129 से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह से मैंने आगाज़ में ये कहा था कि उन्होंने कहा कि ये वो सीट नहीं जीते, उनको मैंडेट यहाँ नहीं मिला। तो इस तमाम तरह सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि MQM की इस अचानक मकबूलियत का या ये जो जादू चला है इसका राज क्या है। यहाँ से मैं आगाज़ करूँगी। नज़ीर लगारी साहब, क्या वजह है ये MQM एक बार सामने आई है बड़ी खुलकर? अच्छा, ये सरप्राइज उस वक्त क्यों नहीं था जब 88 में ये इलेक्शन जीते थे, जब 90 में ये इलेक्शन जीते थे, जब ये 93 में इलेक्शन जीते थे, 97 में इलेक्शन जीते थे, और 2002 में जीते थे, 2008 में जीते थे, 2013 में जीते थे। अच्छा, इस वजह से जीते थे, वो लंदन से कॉल आती थी।
वो भाई नहीं, हाथ में ताकत होती थी वो जाकर कर लेते थे, इस मरतबा ताकत थी तो उन्होंने कर लिया है। ये क्या बात हुई? वो नहीं है, इलेक्शन जीते हैं जिस तरह से कराची के इलेक्शन होते हैं इसी तरह से इलेक्शन हुए हैं। 1970 के इलेक्शन भी ऐसे ही हुए थे। 2 मेंबर्स को सिस्टम ने जाकर बिठा दिया था घरों में, जही आपने इलेक्शन नहीं लड़ना है। अगर वो लड़ रहे होते तो मुझे पता था ना कि लियाकताबाद से मिराज मोहम्मद खान जीत रहा था और नाज़माबाद और नाज़माबाद की सीट से डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन जीत रही थी। इन दोनों को जो है बिठा दिया गया, सिस्टम वालों ने जाकर बिठा दिया था। और क्या कम्युनिस्ट पार्टी पर सिस्टम चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी पर सिस्टम वाले हावी थे, उन्होंने इनके 2 उम्मीदवार जो है इलेक्शन से बाहर निकलवा दिए। जमात इस्लामी के 2 मेंबर आ गए थे, एक प्रोफेसर गफूर अहमद और एक महमूद आजम फारूकी। ये हमारे सामने की बातें हैं और यही हो हुआ। और जमात इस्लामी को कराची में 1 सीट मिली थी, 1 सीट। सूबाई असम्बली में 1 सीट थी जमात इस्लामी के पास, JUP के पास 4 सीटें थीं, मुस्लिम लीग के पास 1 सीट थी, एक आज़ाद रुकन थे जो साबिक कमिश्नर थे GA मदनी, और 9 सीटें पीपल्स पार्टी के पास थीं। उस वक्त ये मैंडेट था। ठीक, फिर उसके बाद 2 मरतबा ऐसा हुआ मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मेयर को हटा दिया गया। लगारी साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे थे यही जो जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी की शिकायत भी हो सकती है, MQM के लिए हैरत भी हो सकती है। MQM के लिए हैरत की बात कैसे है? यानी एक ज़माने में तो ये सारी सीटें लेते रहे, माहियत कल्ब हुई है, दिल तब्दील हुए हैं, क्या चीज़ हुई है? ये सवाल तो उस वक्त था जब PTI को 14 सीटें मिली थी, वो कैसे मिल गई थी? बिल्कुल ठीक है। असल बात तो वो थी जब उनको 14 सीटें मिली थी, इनको मिल गई 17 सीटें, तो पहले भी लेते रहे 17-18 सीटें। सही है डॉक्टर साहब, अभी क्या हुआ ऐसा, आप इत्तेफाक करते हैं कि अभी दिल तब्दील हो गए या अवाम का एक वो जो हमने देखा कि चूँकि MQM इकट्ठी हो गई दोबारा से, वो जो धड़े बन गए थे उसकी वजह से शायद ये मकबूलियत में इजाफा हुआ? या देखें, 2 चीज़ की तस्हीह ज़रूरी है। वो शायद एहतशाम साहब तक मेरी बात आखिरी वाली जो 58-2 है वो शायद बी के लिहाज से पहुंची और उन्होंने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। अगर मैंने बी कहा होता तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने 58-2 कहा है। जी, आज भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो असेंबली डिसॉल्व दिल पे ले जाते हैं। नहीं, मेरा काम आपके लिहाज से नहीं है, मैं व्यूवर्स को चाह रहा था कि जी इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दें। और एक और बहुत 58-2 के लिहाज से आज भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर दे। दूसरा, जुल्फ़िकार साहब ने एक बात की थी, उसको भी मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखिए। 342 के इसमें 172 सादा अक्सरियत थी। सादा अक्सरियत इस तरह होती है कि आप टोटल सीट को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सादा अक्सरियत होती है, और इसमें वो सीट होती है जब उसमें आपके रिज़र्व सीट वगैरह सब शामिल हो चुकी होती है। अभी जो 169 है उसको आप जो है वो सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ उस सूरत में कहेंगे जब 366 का ऐवान होगा। अभी है 265 के जनरल इलेक्शंस की ये सीटें हैं, तो 265 की जनरल इलेक्शन की सीटों में 169 नहीं है, मेरा ख्याल है 133 का वो आता है। लेकिन जब वो तमाम शामिल हो जाएंगे तो 366 के ऐवान में 169 जो है वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। अब जो सवाल आपने किया, मैं देखें एक बड़ा टू द पॉइंट एक बात करता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, और वो ये है कि धांधली हुई नहीं हुई, जमात इस्लामी ने की, MQM ने की, नवाज शरीफ साहब ने की, किसी और ने की। भाई एक दस्तावेज़ है जो कि इलेक्शन कमीशन उस दस्तावेज़ की बुनियाद पर फैसला देता है, सबसे अहम दस्तावेज है, और वो है फॉर्म 45। फॉर्म 46, फॉर्म 47 भी है, लेकिन जो अहम दस्तावेज है वो फॉर्म 45 है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर फॉर्म 45 के तहत जो पार्टी भी जीतती है उसकी जीत का ऐलान कर दें। इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 में अगर किसी की जीत है तो वो लाए, और अगर किसी कैंडिडेट के पास RO का जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मोहर और स्टैम्प के साथ 45 की जो आपके कैलकुलेशन है और उसमें वो जीत रहा है, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई कानून उसको मना नहीं कर सकता। अब रही बात कि मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं कि फॉर्म 45 के तहत आ जाए भाई। नया नवाज शरीफ साहब आपने 78 सीट लिए, ले ले। अगर पीपल्स पार्टी ने 54 लिए, ले ले। जमात इस्लामी ने 0 लिए, नहीं मिलेगा।
इसी तरीके से पीटीआई ने अगर 171 लिए तो दे उनको, लेकिन फॉर्म 45 के तहत जिसका मोहताज इलेक्शन कमीशन भी है। एक अब आते हैं कराची के ऊपर। देखिए कराची का इलेक्शंस जाहिर है एमक्यूएम एक रवायती वोट यहाँ रहा है और बड़ी ताकत के साथ रहा है, लेकिन पिछले दिनों 2018 के इलेक्शन में बड़ी सिलेक्शन हुई और उसमें यकीनन काफ़ी बड़ा वोट बैंक जो एमक्यूएम का था उसको तोड़ा गया, छीना गया और 14 सीटें पीटीआई के हिस्से में आई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम इस पे काफ़ी हमने काम किया हुआ है। अब जो सूरत हाल है उसमें जो एमक्यूएम को 17 सीट मिली कोई अजूबा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। ये उनकी सीट थी और आपको पता है लोकल बॉडीज़ में जमात इस्लामी आई और आपके पीपल्स पार्टी इंटर इसीलिए हुई कि एमक्यूएम ने लोकल बॉडीज़ को बाइकाट किया था। अब जबकि एमक्यूएम के 3 धड़े एक साथ जुड़े हैं और उनके वोटर्स को एतमाद हुआ, वोट बैंक को एतमाद मिला, तो उनकी बुनियाद पर उन्होंने 15 कराची से और 2 शायद हैदराबाद से सीट ली, 17 सीट ली। ये कोई अजूबा नहीं है, अजूबा तो कहीं और हुआ है। अजूबा तो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में हुआ है जहां पर उनके अपने उम्मीदवार कह रहे हैं, अपने लीडर कह रहे हैं कि भाई हमारी तो सिर्फ फॉर्म 45 के लिहाज से खुद हार मानी जा रही है और इतनी ज्यादा सीट हमें मिल गई है, हम तो, और मेरे पास तो वो 2 वजीर जो अहम तरीन है उनके नाम मौजूद है, लेकिन सहाफती तरीकेकार में नाम हम जाहिर नहीं कर सकते। एहतशाम साहब का इस पे टेक ले लेते हैं। एहतशाम साहब, ये एमक्यूएम की इस पोजीशन को जो अभी हमने देखा है कि कौमी असम्बली में बड़ी खुलकर सामने आई, ये 17 सीटें किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभी लगारी साहब ने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि 14 सीटें मिली थी उनको किस तरीके से पीटीआई को, लेकिन पिछले इलेक्शन में तो साथ ये भी देखें कि जब वो 3.5 साल की उनकी हुकूमत थी आमना, तो 16 सीटें हुकूमत में रहते हुए बाई इलेक्शन वो हारे भी थे पीटीआई वाले। अच्छा देखें सवाल जो है ना, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कोई हैरत नहीं है। देखें जब आपके इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, आपके 3 धड़े मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, वो इकट्ठे हो जाएं, लोगों को जाके बताएं हमसे गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, हमने शहर को जिस तरीके से डील करना था नहीं किया, लोगों का एतमाद वापस किया, हासिल किया उन्होंने, और वो अब जो वादे करके आए हैं। और दूसरी बात है 2018 के इलेक्शन में बड़ा फैक्टर बानी एमक्यूएम लंदन का था, जिन्होंने खराबी ऐसी की थी कि मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी थी, तो मजबूरन इन सब लोगों को डिस्टेंस करना पड़ा अपने आप से उनसे। लेकिन ज़ाहिर है अब उस शहर में काम तो किए हैं, मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बड़ा कहा जाता है काम किया है, इसी तरह से उससे पहले सत्तार अफ़गानी थे, उनके बाद और एक और जमात इस्लामी के आए थे, उन्होंने भी बड़ा काम किया था। ठीक है, काम किया तो उसी हवाले से आपने देखा जमात इस्लामी को भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में बड़ा फ़ायदा हुआ था। अब सवाल यह है कि यहाँ से एमक्यूएम जितनी 17 सीटों के बाद एक बड़ी फॉर्मेडेबल एक पोजीशन में आ गए हैं। ज़ाहिर है उनकी 3-4 वजारतें तो ख़ास होती हैं, जिसमें हाउसिंग वो लेना चाह रहे होते हैं, IT की वजारत लेना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है उनके लिए टफ़ काम होगा आमना सिंध में जब हुकूमत साजी करनी होगी। अगरचे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है पीपल्स पार्टी वाले को, उनके लिए मसला नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमेशा ये कहते हैं कि मिल के हुकूमत करेंगे, मिल के चलाएँगे, तो बावजूद सारे इख्तलाफात के मेरा ख्याल है वहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मुझे यकीन है, मतलब यकीन की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हवाले जिस तरह 7 जमातों का इकट्ठ हुआ है, मिल के बैठे हैं, उनको बड़ी रियलाइजेशन भी है कि हमने 16 माह 18 माह में कोई काम करके नहीं दिखाया, हमें लोग देखेंगे, हमारी कारकर्दगी को देखेंगे, कहीं फिर ये ना हो कि हमारे लिए आज 41% फिगर आ गया गुर्बत का, 40% सर हमें क्लोजिंग की जानिब जाना है, माजरत के साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब जाएंगे, उनका टेक क्विकली ले लेते हैं। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जी सबसे पहले तो दानिश साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने पॉइंट आउट किया। मैं सिर्फ मेरी तवज्जो उधर नहीं थी रिजर्व सीट्स की तरफ, मैं तो इन सीट्स को भी देख रहा था, और वो शुक्रिया उन्होंने पॉइंट आउट किया और बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बात है वो उसको देख लें कि एमक्यूएम कोई आज से नहीं है, एमक्यूएम पहले भी जीती रही है और सारा कुछ। देखिए एक हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जितने हिस्सों में तकसीम एमक्यूएम हो गई थी, उसके बाद लोगों की भी दिलचस्पी ज़रा कम ही रही एमक्यूएम की तरफ जी। और दूसरी एक पार्टी आई, उन्होंने इनरोड्स जो है अपने बनाए और उसके बाद लोगों की तवज्जो उस तरफ हो गई। आज भी अगर आप वोटर्स का जो डाले गए वोटों से जिस तरह वो जीते हैं 20,000 25,000, मुझे याद है कि पिछले इलेक्शनों में
80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1,50,000 से वो जीते आए बड़ी हैं। माजरत तो के इस साथ दफा जो है क्लोजिंग का वो टाइम आ लोगों को कम है। जी बेसिकली आपने भी एक क्रक्स यही है कि वो जो धड़े हमने देखा कि एक साथ दोबारा मिल गए एमक्यूएम, तो उसका उनको फायदा हुआ। हमारे पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।